जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखना होगा आज की जो मैं बात करने वाला हूँ, भारत के अंदर बदलने वाले एक सामाजिक विचारधारा के ऊपर। ये जो सामाजिक विचारधारा ये हमें किस प्रकार से प्रभावित करेगा और आने वाले भारत के लिए सुरक्षा को लेकर किस प्रकार से किस प्रकार से एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपके सामने एक टॉपिक रखता हूँ जिसका नाम है डिजिटल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ये किस प्रकार से काम करती है और इसको किस प्रकार से टारगेट किया जा सकता है और ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है हमारे राष्ट्र के लिए। हमारे पड़ोस में एक देश है जिसका नाम है चाइना। चाइना का जो डिजिटल सिक्योरिटी है वो दुनिया से किसी भी प्रकार से छुपाया हुआ नहीं है। इंडिया के अंदर में चाइना जब टिकटॉक आया था तो हम लोग चाइनीज़ लोगों की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखा करते थे और चाइना का एक्सेस हमारे देश में या दुनिया के किसी भी देश में इतना इजी नहीं है। चाइना के अंदर में अपना यूट्यूब है, अपनी व्हाट्सअप है, अपनी हर तरह की उसकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उसकी अपनी है। तो क्या जो देश अपने आप को इतना सिक्योर कर सकता है उसके अंदर में किसी भी प्रकार का एक विचार डालना जो कि बहुत मुश्किल होता है, करेक्ट। अब टिकटॉक जब हमारे देश में आया था तो आपने देखा था कि हर कोई नाचने लग गया था, बराबर। टिकटॉक देखिए, वो टिकटॉक प्लेटफॉर्म की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, आप इसको सिनेरियो को समझे, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। जब टिकटॉक आया तो उसके बाद हर कोई अपना, खास करके जो एक लड़की समाज था, हर कोई टिकटॉक पे आ गया। उम्र का कोई लिहाज नहीं, एक अभद्रता का जो एक लिमिट होती है वो भी सब क्रॉस हो गई। उसके बाद में आपको पता है कि किस प्रकार से उस पर गंद सी हो गई थी, हर तरह के एक वो चीज़ें समाज के ऊपर प्रभाव डालती है। क्योंकि लोगों ने देखा कि 30 सेकंड की वीडियो है, आप कुछ भी करो, 30 सेकंड के बाद अगर अच्छी बनी नहीं बनी, जो 30 सेकंड के बाद अगर आपने कुछ अभद्र भी उसमें परोस दिया तो वो 30 सेकंड के लिए पब्लिक का क्या जाता है, वो चीज़ें फेमस हो जाती है। तो लोगों का वो कंटेंट मन के अंदर एक इमेजिनरी हो गया कि मतलब 30 सेकंड में आप पूरी लाइफ बदल सकते हो, करेक्ट। तो वो सिनेरियो क्या भारत के लिए ख़तरनाक था? बिल्कुल वो सिनेरियो भारत के लिए, क्योंकि वो जो जब टिकटॉक का दौर था उस समय आप देखिए लोग किस प्रकार से एक अलग ही मानसिकता में थे। घंटों घंटों टिकटॉक पे है, वीडियो बना रहे। अब उसके बाद इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को हमारा कोई भी विरोधी देश या कोई भी ऐसी एजेंसी जो हमारे देश के ऊपर इस चीज़ का प्रभाव डालना चाहती है कि हम उस देश के अंदर में किस प्रकार से बिना किसी वॉर के उसको कमज़ोर कर सकते हैं, तो वो है जिसके ऊपर शायद कोई बात नहीं करे, लेकिन मुझे लगता है कि बात करना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है पोर्नोग्राफी। जो कि एक भारत के अंदर में कामसूत्र है। भारत के अंदर में साउथ इंडिया में हमारे पास बहुत सारे ऐसे मंदिर भी है जहाँ पर इस तरह के चित्र वगैरह हैं, मूर्तियाँ हैं, जो कि एक हम लोगों ने कभी इस चीज़ को हमारे समाज ने इस चीज़ को हमेशा आध्यात्मिक तौर पे उस तरह से देखा है। कभी भी इस प्रकार से नहीं देखा है कि जिस प्रकार से आजकल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो परोसा जाता है, बराबर, जिसके ऊपर भारत के बड़े बड़े लोग बात करते हैं कि क्या है या क्या नहीं है। मैं इस चीज़ को कैसे देखता हूँ, अगर भारत सरकार इस चीज़ को ब्लॉक नहीं कर पाती या इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं होती है तो जो जनरेशन इस चीज़ से इफ़ेक्ट होती है, जो इस चीज़ का एक तरह से मनोरंजन की तरफ देखती है या फिर बाद में इसको वो एक एडिक्ट हो जाते हैं या आदत पड़ जाती है, तो क्या उससे एक समाज कमज़ोर होता है? बिल्कुल उस चीज़ से एक समाज कमज़ोर होता है। उस चीज़ की एक जो युवा पीढ़ी है जो इस चीज़ को एक इस तरह से इमेजिनेशंस की तरह देखती है और फिर उस चीज़ का करने का अनुभव करती है या उस चीज़ से प्रभावित होकर समाज के अंदर में अपने आप को ढालने का कोशिश करते हैं कि क्या समाज हमारे हिसाब से बदलेगा, या इस तरह की अभद्रता का करने का कोशिश करते हैं, तो ये समाज को कमज़ोर करता है। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का आपको पता है कि उनका कल्चर बिल्कुल ही अलग है। वो कहीं पर भी किसी भी प्रकार का वह विचार करना या कपड़ों का और शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की अलग धारणा करना जो एक समाज के लिए बहुत, हमारे समाज में क्या इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। देखिए अब तक जो अन्य देशों के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत के अंदर में अभी इस चीज़ को परिवर्तन की एक राह पर चल पड़ा है। यहाँ पर
शहरों में काफ़ी चीज़ें बदल चुकी है, कपड़े पहनने का तरीका बदल चुका है। एक मानसिकता जो है वो जिसको एक शहर के लोग कहते हैं ओपन माइंडेड, समय के साथ बदलना ज़रूरी है। लेकिन मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि क्या ये वेस्टर्न जो एक सोच है वो हमारे ऊपर एक इफ़ेक्ट डालती है और हम उस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक और विषय है। एक विषय इसमें ये भी जुड़ जाता है कि जो मैं आपको कह रहा हूँ कि डिजिटल सेफ्टी। अब इसके बाद आते हैं हम लोग इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम भी किस तरह से एक प्रकार से भारत के लोगों के लिए या हर एक किसी के लिए इन जगहों पे कि अक्सर क्या होता है कि कोई भी इस तरह की एजेंसीज़ होती है, जैसे कि मैं सिर्फ एक खास अभी बात करना चाहता हूँ, CIA, अमेरिका की CIA, उसके बाद है पाकिस्तान की ISI। ये दो ऐसी एजेंसियाँ हैं जो दुनिया में इस तरह के ऑपरेशंस करती है जिसकी आप कल्पना भी कर नहीं सकते। मैं आपको क्यों इस चीज़ को बात बता रहा हूँ, मैं जब आपको मेन पॉइंट पे लेके आऊँगा फिर आप समझोगे कि कहीं आपके फ़ोन या आपके आसपास का इंसान या जो आप प्लेटफॉर्म वगैरह यूज़ करते हो या किसी प्रकार से आप अपना नंबर वहाँ डालते हो तो क्या ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो बिल्कुल ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे। पहलगाम अटैक से पहले एक यूट्यूबर है जिनका नाम है ज्योति मल्होत्रा। ठीक है, तो ज्योति मल्होत्रा पहलगाम अटैक से पहले भारत के अंदर में ये एक यूट्यूबर है, एक चैनल ओन करती है जिनका नाम है ट्रैवल विथ जो। ये इधर उधर घूमती रहती है, मलेशिया मतलब थाईलैंड वगैरह भारत के दूसरे हिस्सों में घूमती रहती है। इनका कांटेक्ट होता है पाकिस्तान की एम्बेसी में काम करने वाले एक एम्प्लॉय का जिसका नाम है दानिश। अब ये जो दानिश है ये ISI का आदमी है और ये पाकिस्तान की एम्बेसी में काम कर रहा है। लेकिन देखिए, जब कोई इस तरह का आदमी भारत के अंदर में काम कर रहा है तो भारत सरकार के अंदर से एक रूल है, सिस्टमेटिक रूल है, वो अरेस्ट नहीं करते हैं उसको। वो लोग उसको वारंट देते हैं और उस वारंट के थ्रू ये बताया जाता है कि भाई आप हमारा देश छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि हमें पता चल गया कि आप एक एजेंट हो। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बुलाया था एम्बेसी में काम करने के लिए, यानी पाकिस्तान ने इनको अप्रूव किया था एजेंसी में काम करने के लिए, जो कि उनकी ये समझ लीजिए कि जो उनकी एम्बेसी है एम्बेसी में काम करेगा ये आदमी, इसलिए उसको लाया। लेकिन ये आदमी है ISI का आदमी, डिप्लोमेट ही नहीं है, ये एक खुफिया एजेंसी का आदमी है और ये काम करता है वहाँ पर। इसका काम है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो अब ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी कर रहा है और भारत सरकार को इसके बारे में पता चल गया है, तो भारत ने इनको कन्वेंशंस ऑफ कुछ उस पर डाला है जिस पर ये इनको वारंट दिया गया है कि आप भारत छोड़ के जा सकते हैं। मगर ये भारत छोड़ने से पहले भारत के अंदर एक ग्राउंड बनाता है, उस ग्राउंड में ये कांटेक्ट करते हैं ज्योति मल्होत्रा से और बाकी 6 लोग और भी होते हैं। लेकिन ज्योति मल्होत्रा का नाम इसलिए ओपन मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक यूट्यूबर है और एक इंडियन है, तो किस पे भरोसा करें किस पे भरोसा नहीं करें ये एक प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अभी ज्योति मल्होत्रा जो है दानिश कुरैशी के कांटेक्ट में होती है, लेकिन उस समय ज्योति मल्होत्रा जो है ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते, बट ये अचानक से थाईलैंड वगैरह और यहाँ घूमने चली जाती है। तो दानिश की टीम के लोग जो हैं ISI के जो लोग हैं ये मिलते हैं इसको थाईलैंड में। अब थाईलैंड में इनकी मीटिंग होती है, थाईलैंड में इनका फंडिंग का भी और ये सब चीज़ों का पैसों का लेन देन का बात होता है। उसके बाद ये आती है इंडिया। फिर ये इंडिया आती है और दानिश के जो आदमी होते हैं वो इसको पाकिस्तान का पासपोर्ट बना के देते हैं और इसको कहता है कि एक बार तुम पाकिस्तान आओ घूमने के लिए। तो फिर ये पाकिस्तान चली जाती है। पाकिस्तान जाने के बाद इसका पाकिस्तान के ISI के साथ एक बहुत तकड़ी मीटिंग होती है और वहाँ पर इनकी बहुत सारी डिस्कस होती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये पाकिस्तान से आती हैं वापस और इनके साथ जो ग्राउंड रिपोर्टिंग, जो ग्राउंड पे 6 लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भारत के जैसे हरियाणा में, जालंधर में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, जहाँ भी हमारे इंडियन आर्मी के बेसेस हैं और जहाँ पर भी हमारे बड़े सरकारी कार्यालय हैं, गुड़गांव में, दिल्ली में, कुछ ऐसे सेंसिटिव इलाके जहाँ पर पॉपुलेशंस की जनसंख्या ज़्यादा है या कहाँ पर किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहाँ पर भेदभाव है, एक बहुत बारीक डिटेल करते हैं ये लोग। लोगों को शायद अभी तक ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हुई है, इसका भी पूरा मार्केट में नहीं आया है, लेकिन ये 6 लोग जो है ये उत्तर भारत के दिल्ली गुड़गांव और हरियाणा के अंदर में और जालंधर पंजाब और कश्मीर में पहलगाम में ये लड़की गई थी पहले अटैक होने से पहले। तो ये कश्मीर के उन सभी क्षेत्रों पे गई थी, काफ़ी जगह ये घूमी है, उसकी वीडियोज़ आप देखिए। वैसे मत ही देखिए, व्यूज़ चले जाएंगे उसको, क्योंकि एक देशद्रोही की वीडियो देखना आपके ऊपर भी एक कलंक लग जाएगा। तो मेरे को तो लगता है कि आपको अगर सब्सक्राइबर भी किया तो अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए। तो
अब ये जो लड़की है ये टच में रहती है, इसकी फिजिकल भी हो जाती है, तो अब ये एक अटैचमेंट के साथ आ जाती है उनके साथ, दानिश कुरैशी के जो और लड़के हैं उनके साथ। अब ये पाकिस्तान को क्या इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ये अटैक होने से पहले इन्होंने दिल्ली के अंदर में, जैसे कि भारत सरकार कुछ नया काम कर रही है, कुछ नया काम करे जिसको हम लोग डिप्लोमेटिकली कहते हैं कि क्या भारत सरकार कोई ऐसा अंदर ही अंदर कुछ ऐसा बिल पास कर रही है, या अंदर ही अंदर कुछ ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से चेंज कर रही है जो हमारे दुश्मनों के लिए अच्छे नहीं हैं। तो उसके जो बारीक पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स की जानकारी इनको दे रही है। फिर दूसरी चीज़ें कि जैसे ड्रोन्स वगैरह हो गया, या ब्रह्मोस की इन्फॉर्मेशंस हो गई, या कहीं किसी जगह हमारे कुछ इक्विपमेंट बन रहे हैं या वेपन्स बन रहे हैं, या कहीं हमारे इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है जो हम कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उन तरह की इन्फॉर्मेशंस ये पाकिस्तान को भेजती है। अब भारत सरकार को ये इन्फॉर्मेशन, ये सिग्नल मिल जाता है बेसिकली तब जब दानिश कुरैशी का डायरेक्ट इससे कांटेक्ट होता है। बेसिकली ये दानिश कुरैशी का जो नंबर है वो किसी जट रंधावा, तो जट रंधावा करके एक नाम से सेव करती है, तो जो इजीली लोगों को लगता है पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि दानिश कुरैशी का नाम जट रंधावा रखा हुआ था। लेकिन ये पकड़ी जाती है ऐसे कि दानिश कुरैशी को सरकार ट्रैक कर रही थी, और जो सरकार, जो दानिश कुरैशी के जो लोग हैं वो भी हिंदुस्तानी जो लोग हैं, ये लोग कांटेक्ट करते हैं बाय दानिश कुरैशी। और दानिश कुरैशी एक दिन डायरेक्ट जब ग्रुप चैट कर रहा था इनसे, तो दानिश कुरैशी एक बार डायरेक्ट से इनको कॉल करता है। तो फिर दानिश कुरैशी के कांटेक्ट की वजह से ये लड़की जो है पकड़ में आ जाती है। अब सरकार कुछ दिन तो एकदम से पकड़ते नहीं है, सरकार या इंटेलिजेंस एजेंसी एकदम से एक्टिव नहीं करती है। ठीक है, देखते हैं पहले कि क्या मूवमेंट्स है क्या नहीं है। तो फिर धीरे धीरे देखा गया कि ये जो है चैट की तरह, यानी कि चैट से स्नैपचैट वगैरह हो गया, क्योंकि व्हाट्सअप तो अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुका था, तो स्नैपचैट हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, इस तरह के कई बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर ये ईमेल वगैरह हो गया, इस तरह से इन्फॉर्मेशन भेज रही थी पाकिस्तान की तरफ। तो अभी भी रिसेंटली जो ये पहलगाम के बाद जो भारत ने स्ट्राइक करी, उसके बाद क्या जो भारत सरकार की या इंडियन आर्मी के क्या मूवमेंट्स हैं वो भी इन्फॉर्मेशन दे रही थी ये। मतलब कि भारत सरकार ने अभी अगर ब्रह्मोस मारा है या पंजाब में ड्रोन, या कुल मिला के वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश कर रही थी कि हमने कहाँ पर क्या डिप्लॉय किया है, कहाँ पर हमारी आर्मी डिप्लॉय है, कहाँ पर हमने एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किए हैं, कहाँ पर हम कौन सी बटालियन डिफेंड की है, या आप समझ सकते हैं कि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो कि हमारी भारत की सुरक्षा में सेंध लगा सकती है। तो मैंने ये सब चीज़ें मैं सोच रहा था, मैं देख रहा था कि एज अ इंडियन वहाँ पर हमारे 30 से 28 हमारी बहनें जिनका सिंदूर उजड़ गया, जिनका घर उजड़ गया, ठीक है। यहाँ पर एक लड़की जो अपना देश बेच रही है, अब बाकी 6 लोग, तो ये जो 6 लोग हैं टोटल, ये कितने खतरनाक हो सकते हैं हमारे देश के लिए। यानी कि अब हमारे बीच में हमारे अपने भी लोग भरोसे के लायक नहीं बचे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। तो यही एक इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लिटरली जो टिकटॉक पे मैंने टिकटॉक की बात आपको लिए इसलिए की, जो 30 सेकंड में इस चीज़ के लिए नाच सकते हैं 5 रुपये के लिए, तो वो जब इनको ISI की तरफ से इतना पैसा मिला होगा भर भर के बैकग्राउंड से, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और देश के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, विश्वास किस पे करें नहीं करें, क्योंकि एक समाज को टारगेट करना वो भी अब प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि हम लोग इतने सालों से एक समाज को, मुस्लिम समाज को हमेशा टारगेट करते रहे कि देश के गद्दार है या इस तरह के स्लीपर सेल्स हैं। लेकिन अब आप क्या करोगे, क्योंकि अब ये जो ज्योति मल्होत्रा है और जो बाकी लोग हैं, इन सब के नाम जब मैंने देखे तो बड़ा एक ये समझ लीजिए आप कि अब विश्वास किस पर करें और किस पर नहीं करें, ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। दूसरी चीज़, मैंने जब बहुत समय पहले एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैं बताया था कि पाकिस्तान की ISI भारत के अंदर में एक ग्राउंड तैयार कर रही है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए। यानी कि जो पहलगाम में अटैक हुआ, ये बहुत बड़ा अटैक होने वाला था, ये 28 लोगों की डेथ हुई है, ये बहुत छोटा अटैक है, ये किसी और बड़े प्लान को एक्टिवेट कर रहे थे, या बहुत बड़ा इनका कोई अचीवमेंट इनका था कुछ करने का। और
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अचानक से कुछ 4-5 महीने पहले अचानक से पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के कॉल आते थे डिजिटल अरेस्ट के। उसके बाद ये पूछते थे, अरे तुम्हारे पापा कहाँ हैं, मतलब आर्मी वाले बच्चों के, आर्मी की फैमिली को ज़्यादा टारगेट किया जाता था। आर्मी ऑफिसर्स के जो इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हैं, या कोई आर्मी ऑफिसर्स इंस्टाग्राम पे अपनी लोकेशन डालता है, कभी गन के साथ फ़ोटो डालता है, तो उनके अकाउंट्स के ऊपर में फेक नंबर, फेक आईडी से उनके साथ चैट चलती थी। फिर वही न्यूड्स फ़ोटो, और फिर उनके बाद उनके वीडियो कॉल्स वगैरह, फिर बाद में ब्लैकमेलिंग। तो ये शुरू हो गया था आज से 4-5 महीने पहले, और ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। उस टाइम पे लगातार न्यूज़ भी आ रहे थे कि भारत के अंदर में डिजिटल सिक्योरिटी नहीं है और ये प्लेटफॉर्म अनसिक्योर है। तो ये जो पहलगाम का अटैक है, ये लगता है जो 28 लोगों की डेथ हुई, ये 28 लोग बहुत बड़ा आंकड़ा हो सकता था। ये कश्मीर के अलावा कहीं दूसरे क्षेत्र में भी हो सकता था। यानी कि अगर जब वो लोग, जो 5 लोग जब कश्मीर में घूम रहे हैं, तो ये भारत के किसी और स्टेट में भी जा सकते थे, ऐसे भीड़ भाड़ इलाके में भी जा सकते थे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या हो, या इनके पास किसी तरह के बॉम्ब वगैरह या इस तरह के। क्योंकि देखिए, वो लोग सीधा साधा मरने के लिए आए थे, तो उनके लिए खुद की जान का कोई परवाह करने का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये एक अब जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, क्या ये भारत का एक चिंता का विषय होना चाहिए? क्या भारत सरकार के पास इसके लिए कुछ इस तरह की गाइडलाइंस है, या इस तरह की सिक्योरिटी है जो इस तरह की चीज़ों को निगरानी रखे? क्योंकि देखिए, भारत के अंदर में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, और उसके बाद हर एक इंसान, अगर 140 करोड़ में 1 करोड़ लोग भी इंटरनेट पर है, तो इतने सारे लोगों के ऊपर निगरानी रखना आसान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हमारे पड़ोस में एक देश है चाइना, पता है आपको, बहुत सक्सेसफुल तरीके से आप देखिए, आप चाइना के ऊपर एक्सेस नहीं कर सकते। चाइना की आप डिजिटल चीज़ को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप हैक भी नहीं कर सकते। और डिजिटल जो सिक्योरिटी है चाइना की, उसके अंदर में बाहर के देशों का बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं है उसका। यानी कि जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो हम जैसे हो जाते हैं यूएस से, या जैसे हम हो जाते हैं एक पाकिस्तान वो आया था, और पाकिस्तान की एक लड़की का डांस फेमस हुआ था, तो सारे लोग वही डांस करने लगे, है ना। कोई दिल ये पुकारे आजा। तो अब देखिए, वो एक वीडियो 30 सेकंड का पूरे भारत के अंदर में फेमस हुआ, लोग वो इन्फ्लुएंस हो गए और उसका डांस और ये सब चीज़ें हो गया। मगर चाइना का अंदर में हमारा इस प्रकार का कोई प्रभाव, या चाइना का हमारे ऊपर इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। ये एक चीज़ दर्शाता है कि चाइना अपने आने वाले भविष्य को लेके, अपने डिजिटल सिक्योरिटी के लेके बहुत ज़्यादा चिंता भी करता है, और इसको उसने बहुत ज़्यादा सिक्योर भी किया हुआ है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि भारत सरकार को अब अपने प्लेटफॉर्म बनाने चाहिए, जहाँ पर वो इस अपने प्लेटफॉर्म के अंदर में अपने लोगों की सिक्योरिटी रख सके। क्योंकि भारत के अंदर ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर एक आने वाले समय के लिए हमारे लिए प्रश्न चिन्ह भी है, खतरा भी है। अब मैं खतरा बताता आपको कि हमारे लिए आने वाले समय के लिए खतरा क्यों है। इस वक्त जब भारत, अब पाकिस्तान के लोगों को यहाँ से जब वापस भेजा गया, भारत से निकाला गया, तो आपने देखा कि पाकिस्तान की औरतें यहाँ पर 40-40 साल से रह रही हैं, और उनके पास अभी तक पाकिस्तान का ही पासपोर्ट है। आप देख रहे होंगे कि बच्चा जो है वो पाकिस्तानी है, माँ इंडियन है और बाप पाकिस्तानी है। अब वो लोग रह रहे हैं इधर इंडिया के अंदर। ये जो एक देखिए, एक इंसान आज के अंदर में, जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 18-19 तारीख है, तो भारत सरकार ने अभी तक भी, अगर भारत सरकार ये कह रही है कि हमने हर एक पाकिस्तानी को भारत के अंदर से बाहर भेज दिया है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं, या जो स्लीपर सेल्स के जो लोग होते हैं, जो यहाँ हिंदुस्तान के अंदर में रह रहे थे इतने सालों से, क्या उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड पे कुछ एक वो नहीं बनाया होगा, बैकअप प्लान नहीं बनाया होगा? बिल्कुल बनाया होगा। जहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर में पाकिस्तान की लड़कियाँ और उनके फैमिलीज बन गई, 3-3 पीढ़ियाँ हो गई, और उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, वो गए नहीं पाकिस्तान, और उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, और उनके वो पाकिस्तानी हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे एक गेम होता है। एक आईएसआई की फैमिली किस प्रकार से भारत के अंदर में एक्टिवेट होती है। मैं आपको छोटा सा गेम बताता हूँ। पाकिस्तान से
कोई इधर आया, यानी कि लड़की इधर आई या लड़का इधर आया, ठीक है। बेसिकली लड़कियों को टारगेट किया जाता है। ये जो लेडीज़ है ये बहुत डेंजरस होती है एज एक राष्ट्र के लिए, और आप वो एक आपको ज्योति मल्होत्रा ने आपको बता दिया है। बट मैं ISI कैसे किस चीज़ को काम करते मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के साथ रिलेशन बनाया, ठीक है। अब हमको लगता है कि ये लोग शादी कर रहे, प्यार है, मगर ऐसा नहीं होता है। लड़की को ट्रेन किया जाता है, ISI तैयार करती है, उसकी शादी होती है भारत के अंदर। ये क्योंकि अब शादी हो गई है तो हमको लगता है कि शादी हो गई है, लेकिन ये धीरे धीरे 5 साल 6 साल 7 साल, क्योंकि 13 साल का एक टाइम पीरियड है इंडिया के अंदर में रहने के बाद आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलती है अगर आप पाकिस्तानी हो, 13 साल रह के बाद। लेकिन इन 13 सालों के अंदर में वो लोग पाकिस्तान नहीं जाते। आपको लगता होगा हाँ बिल्कुल पाकिस्तान नहीं जाते, 5 साल में 6 साल में एक बार चले जाते हैं, 1 महीने 1.5 महीने के लिए रहते हैं, ठीक है। इस बीच क्या होता है, इस बीच वो इंडिया के माहौल में ढलते हैं, अपनी बोली भाषा, अपना रहन सहन, अपना व्यवहार, ये सब बदलते हैं। फिर 10-12 साल के बाद होता है गेम शुरू, क्योंकि 10-12 साल के बाद बच्चे भी हो जाते हैं। अब बच्चे भी हो जाते हैं और उसके बाद फिर जो मेन गेम शुरू होता है वो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का। फिर ये घुसते हैं सरकारी दफ्तरों में या नौकरी करने के लिए, किसी जॉब के लिए, या ये लोग शिफ्ट करते हैं घर ऐसी सोसाइटीज़ में, ऐसी जगह जहाँ पर इस तरह के लोग रहते हैं जो सिस्टम में काम करते हैं, जो डिफेंस में काम करते हैं, या जो आर्मी में काम करते हैं, या ऐसे लोग जिनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके। फिर धीरे धीरे उस माहौल में ढलने के बाद ट्रस्ट इशू जो होता है उसको बिल्ड करते हैं। फिर अचानक से जब इस तरह का इनका टाइम निकल जाता है या कभी ये रडार पे आ जाते हैं तो ये अचानक से गायब हो जाता है। अब गायब हो जाने के बाद ये लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, ये इंसान कोई गायब नहीं हो जाता। बेसिकली इनका जो एक घर है वो है पाकिस्तान, तो ये लोग फिर बैक हो जाते हैं पाकिस्तान। फिर जो बच्चे होते हैं, बच्चे कहाँ रहेंगे? तो बेसिकली जो ये बच्चे होते हैं, जब इनके जो बच्चे जब यहाँ पैदा हुए तो उन बच्चों को यहाँ के हिसाब से हम लोगों ने उसको पढ़ाया लिखाया, सारे संस्कार इंडियन दिए, बट इन बच्चों का जो पासवर्ड होता है वो होता है पाकिस्तानी। क्या समझे आप? यानी कि वो लोग क्या करते हैं, जब प्रेगनेंसी चल रही होती है तो प्रेगनेंसी के कुछ टाइम के लिए बच्चा रहता है पाकिस्तान में, यानी कि उसकी माँ उसको जन्म देती है पाकिस्तान में। अब बच्चे का जन्म पाकिस्तान में हुआ तो वो कौन हुआ? वो पाकिस्तानी हुआ, करेक्ट। बट शादी कहाँ हुई है? हिंदुस्तान में हुई है। अब बच्चे को वापस लेके आएंगे 4-5 महीने के बाद जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब जब जन्म पाकिस्तान में हुआ तो बच्चा पाकिस्तान ही रहेगा, लेकिन वो हिंदुस्तान में आके इस माहौल में पढ़ता है, यहाँ ढलता है, यहाँ लिखता है, तो अब उससे हमारी दोस्ती हो गई, क्योंकि वो हमको लगता है कि वो इंडियन है। बट वो एक इस तरीके से तैयार होता है हमारी सोसाइटी में कि कल के दिन वो है पाकिस्तानी सिटीजन, लेकिन वो एकदम प्रॉपर प्योर एज अ इंडियन, जहाँ पर हम बिल्कुल भी उसके ऊपर इस तरह की कोई शक की निगाह नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक बच्चा है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन वो तैयार होता है इस तरीके से कि कल के दिन अगर वो हमारे सिस्टम में घुसे, हमारे किसी भी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे घुसे, तो वी कैन नॉट बी कैच हिम, है ना, हम लोग उसको पकड़ नहीं सकते हैं। अब हुआ भी यही, जब आपने देखा कि जब हम लोगों ने सरकार ने कहा कि भाई पाकिस्तानी लोग यहाँ से बाहर जाएं, तो सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ तो बिल्कुल ही खिचड़ी पकी पड़ी है, ठीक है। और ये चीज़ें हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नहीं कर पाई। मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ को लेके कि भारत सरकार इस तरह का कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाती है कि जहाँ हम लोग इस तरह के स्टेप करके, क्योंकि देखिए अगर पाकिस्तान ने इतना बड़ा बैकग्राउंड बना के रखा था हिंदुस्तान के अंदर में बैकअप इन्फॉर्मेशन के लिए, तो भारत को भी करने चाहिए था। लेकिन भारत बिल्कुल भी इस तरह की कोई पॉलिसीज एक्टिवेट नहीं करता, और इस चीज़ का मुझे दुख होता है। और अब हमारे सामने एक और चुनौती आ गई, वो है बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश चुनौती नहीं है, बांग्लादेश के जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं, अब बांग्लादेशी जो मुस्लिम है, ये आने वाले समय के लिए हम भारत के वासियों के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। क्योंकि ये अब देखिए, ये रिफ्यूजी बने पड़े हैं इधर उधर। अगर इनको वेपन सप्लाई किया जाए, अगर इनको पाकिस्तान की ISI वेपन सप्लाई करती है या एक तरह से इनको रेडिकलाइज करती है इंडिया के अंदर में, जिन कैंपों में ये रहते हैं, अगर इनके कैंपों में कोई ISI का आदमी घुस जाए और इनको रेडिकलाइज करे, तो क्या उनकी मानसिकता होगी?
उनकी मानसिकता ये होगी कि देखो आज हम अपने देशों से भागे गए, आज हम यहाँ से भगाए जाएंगे, लेकिन हमको जो काम करना है हम वो करके जाते हैं। करेक्ट। तो क्या भारत सरकार को अभी एक्टिव होके ये जो 1.5 करोड़ लोग जो बांग्लादेशी हमारे देश में एक्टिव है, और रोहिंग्या मुसलमान जो दिल्ली के अंदर में अंधाधुंध रहते हैं, बंगाल में तो खैर पूछिए मत। बंगाल में तो मालदा जो एक जगह है जिसका हर कोई बांग्लादेशी यही कहता है कि मैं मालदा से हूँ। मालदा के अंदर में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशंस थी पहले हिंदुओं की, जहाँ पर अब बांग्लादेशी आने के बाद एक अनसेफ हो चुका है, और जहाँ पर एक ऐसा पॉइंट वो है कि वो एक तरह का ट्रिगर पॉइंट है हिंदुस्तान के लिए। वो जब फटेगा तो बहुत बुरा फटेगा। तो भारत सरकार को बड़ी होशियारी से, बड़ी सिक्योरिटी के साथ इन चीज़ों को बहुत बारीकी से, क्योंकि इस तरह के लोग आपको पता है कि किस तरह का काम करते हैं। जैसे कि आप सीधा चले जाइए हरियाणा के मेवात में, तो हरियाणा का जो मेवात है ये एक टाइम पे पॉइंट था इस स्कैम करने के लिए। यहाँ से आपके साथ इतना खतरनाक डिजिटल स्कैम होता था कि आपकी हवा टाइट हो जाएगी, कोई पकड़ नहीं पाता था। इस तरह के डिजिटल स्कैम होते थे। एटीएम के उससे पैसा निकाल देना, वीडियो वगैरह लीक कर देना, ब्लैकमेलिंग करना। उसके बाद दिल्ली के अंदर शाहजहाँपुर एक ऐसी जगह थी जहाँ के अंदर में पूरे के पूरे भारत के अंदर से चोरी की गाड़ियाँ, दिल्ली के अंदर में आप खड़े हो जाओ, गाड़ी से नीचे उतर जाओ, आपकी गाड़ी चोरी हो जाएगी। आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाओ, आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। वो गाड़ी 20 सेकंड के अंदर में, 20 सेकंड यानी कि आपने गाड़ी से उतरे 20 सेकंड वहाँ आप देखोगे आपकी गाड़ी का सब कल पुर्जा वगैरह सब गायब, गाड़ी का पुर्जा गायब हो जाता था वहाँ से। तो वहाँ पर जब योगी जी का एक्शन हुआ तो एक्शन ऐसे नहीं हुआ, एक्शन के पीछे थी इन्फॉर्मेशंस। क्योंकि इस तरह के जब एक्टिविटीज़ होती है तो ये एक्टिविटी किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक होती है। तो अब आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप किस प्रकार से डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। क्या आपका कमेंट, आपकी वीडियोस, आपके द्वारा किया गया डिजिटल कोई भी प्लेटफॉर्म यूज है, वहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी सिक्योर है। तो बस उम्मीद है आपसे ये कि आप सुरक्षित रहें जहाँ भी रहें। किस प्रकार से देखिए, इस प्रकार कोई भी स्टेप करने की ज़रूरी नहीं। मेरे लिए मुझे लगता है कि मुझे पाकिस्तान, इतना पैसा है नहीं पाकिस्तान के पास कि वो मेरी देशभक्ति को खरीद सके, है ना। उसकी औकात नहीं है कि वो अपने भाई को इतना पैसा दे सके कि अपन उसके लिए काम करें। मेरी औकात से मतलब मेरे को ख़रीदने के लिए उनकी औकात नहीं है पाकिस्तान वालों की कि वो मुझे ख़रीद सके कि हाँ भाई साहब अरुण को ख़रीदने का यार इतना पैसा फेंको। बेटा 7 पुश्तें लग जाएगी तुम्हारी, ठीक है। और ये जो तुम जीत की खुशियाँ मना रहे हो ना हारने के बाद, ठीक है, ये तुमने कह रहे कि हम लोग जीत गए वो और हम लोगों ने ये कर लिया वो कर लिया। अब तो वही मुझे एक दुबई की वीडियो याद आती है। दुबई के पुलिस वाले ने एक बार एक इवेंट में बोला कि भाई पाकिस्तानियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई नस्वार खा के गाड़ी मत चलाया करें। तो वही है, सालों सुअर और चरस गांजा पी के मत रहा करो 24 घंटे, ठीक है। और हासिम मुनीर भाई मिल तो किसी दिन बताते तुझे फिर। चलिए दोस्तों, जय हिंद।